आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट, पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, चित्रकला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई है। तो चित्रकला की जो गांधार शैली है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, यहां पर ए की मात्रा लगना था। तो देखिएगा, चित्रकला की गांधार शैली की अगर हम बात करें तो ये महायान शाखा, जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ना, उससे जो है ये निकली है चित्रकला की गांधार शैली। और जो महायान शाखा है उसका केंद्र कहाँ था, तो गांधार, जो कि आज का कंधार के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर हम बात करें हीनयान, वज्रयान, ये दोनों भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे वाक देवी के नाम से जाना जाता था। वाक देवी, वाक देवी के नाम से किसे जाना जाता था भाई, तो इसका आंसर होगा रमाबाई। रमाबाई कौन थी, तो ये जो है मेवाड़ के राणा कुंभा की बेटी थी रमाबाई। मेवाड़ के राणा कुंभा की बेटी थी रमाबाई। तो इन्हीं को जो है वाक देवी के नाम से जाना जाता था। तो यूजीसी नेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किन विजय अभियानों में स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दक्षिण भारत को जीता गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भी विजय अभियान किए गए थे उनमें से उसने किन विजय अभियानों में स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया था। नॉर्मली क्या होता था कि जो सुल्तान बादशाह राजा है ना, वो कई बार जो है ना अपने स्थान पर अपने सेनापति या फिर किसी दूसरे सेना नायक को सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध का संचालन करने हेतु भेजा करते थे। मतलब हर बार हर युद्ध में स्वयं शासक नहीं जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। और साथ ही साथ जो चित्तौड़ है ना, मेवाड़ की राजधानी, इसके विजय के लिए जब अलाउद्दीन गया था तब खुद उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया। मतलब कि चित्तौड़ और रणथंभौर, इन दोनों ही विजय अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का नेतृत्व खुद ही किया था। अगर हम वारंगल की बात करें तो यहां पर मलिक काफूर को भेजा गया था। उसके बाद गुजरात की बात करें तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायकों को भेजा था। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। देख लेंगे 2 और 4 स। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी को भारत रत्न प्रदान किया गया। तो भाई भारत रत्न भारत का सबसे प्रमुख सम्मान है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खां है ना, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के थे, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने सीमांत प्रदेश में महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका जो है उस तरफ काफ़ी इन्होंने प्रचार प्रसार या फिर उसके कार्यक्रमों को चलाया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसीलिए इनको जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एरिया है ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वो भारत के एकदम पश्चिम में है और वहाँ एक तरह से भारत की सीमा का अंत होता है। इसीलिए इसको जो है सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो है क्या कहा, भारत रत्न प्रदान किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, आप सभी को पता है, इन भारत पाकिस्तान के विभाजन में इनका बड़ा योगदान रहा। मतलब भारत के विभाजन में इनका काफ़ी रोल रहा। लियाकत अली, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक कविता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया कौन थे भाई, तो ये एक सूफी संत थे। तो इनके गुरु का नाम आपको बताना है, निजामुद्दीन औलिया के गुरु के नाम। तो उनका नाम है बाबा फरीद। बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। अगर हम बाबा फरीद के गुरु की बात करें तो अच्छा, यहां पर ऑप्शन में निजामुद्दीन औलिया भी दे दिया है, माफी चाहूंगा ये। तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, बाबा फरीद। वहीं अगर हम बाबा फरीद के गुरु की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, वो जो है बाबा फरीद के गुरु थे।
उसके बाद अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया के शिष्य की, तो वो जो शेख सलीम है ना, ये निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे या भक्त थे या शिष्य थे, जो भी आप कह लीजिए। तो आंसर होगा इसका बाबा फरीद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामानंद जी के शिष्यों को उनके जाति के साथ सम्मिलित कीजिए। रामानंद जी कौन थे? तो देखिएगा 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप दक्षिण भारत में 4 संप्रदाय उत्पन्न होते हैं, 4 संप्रदायों का जन्म होता है। और भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है वो रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था और भक्ति आंदोलन में इनका जो है विशिष्ट स्थान है रामानुजाचार्य जी का, जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी और इन्हीं के शिष्य थे, रामानुजाचार्य जी के ही शिष्य थे रामानंद जी। और जो भक्ति आंदोलन है ये दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। रामानुजाचार्य जी ने जो विशिष्ट द्वैतवाद की शुरुआत की थी ये दक्षिण में की थी और इन्हीं के शिष्य थे रामानंद जी। और रामानंद जी ही वे व्यक्ति थे, वे संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो वो है रामानंद जी। रामानंद जी जो है उत्तर भारत में आते हैं और यहां पर अपने शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है 5 लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं। कौन कौन थे वो 5? कबीर थे, सेना थे, रैदास थे, नामदेव थे, पीपा थे। तो आपको जो है इनकी जाति को सुमेलित करना है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देखो कबीरदास जी की बात करें तो ये थे भाई जुलाहा, कपड़ा वगैरह बुनने का काम करते थे, जुलाहा थे। सेना कौन थे? नाई, सेना नाम था जो कि नाई का काम करते थे। रैदास ये थे चमार। नामदेव कौन थे? तो ये थे दर्जी। नामदेव क्या थे? दर्जी। पीपा थे जाट। तो इनकी जाति थी और ये सभी जो है निम्न कुलीन, जिनको कथित तौर पे निम्न कुल का कहा जाता है ना, छोटी जाति का कहा जाता है, तो ये वे थे। और रामानंद जी ने इन्हें ही अपना शिष्य बनाया और आगे चल करके ये लोग जो है काफी मतलब बड़े बड़े संत बनते हैं। कबीरदास जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, रैदास, नामदेव जी के बारे में, और भक्ति आंदोलन में इनका विशेष योगदान होता है। तो आप लोग जो है कूट मिला लीजिएगा, मैंने मिला दिया है, आप आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द इंडियन ओपिनियन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? द इंडियन ओपिनियन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देख लेते हैं भाई, द इंडियन ओपिनियन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी। तो द इंडियन ओपिनियन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1904 से दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर रखी थी और उसी फिनिक्स आश्रम से 1904 में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इसके जो संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर ये क्या थे? संपादक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो भाई ये हिंदी में प्रकाशित होता था, ध्यान रखेंगे, हिंदी में छपता था, हिंदी में। उसके बाद ये गुजराती, गांधी जी की मूल भाषा मातृभाषा गुजराती, गुजराती में भी छपती थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था तो ये अंग्रेजी में भी छपा करता था। तो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। इसके अलावा ये तमिल में भी छपता था, ध्यान रखना। अधिकतर बच्चे जो है तमिल को टिक नहीं करते हैं, जबकि ये जो अखबार है इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और गुजराती। इन चारों भाषाओं में ये प्रकाशित होता था। अब देखो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने के पीछे रीजन ये था कि उस समय भारत के अधिकांश लोगों की जो भाषा थी या फिर अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो थी हिंदी। गुजराती चूंकि महात्मा गांधी जी की मातृभाषा थी। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शिक्षा जोर शोर से चलती थी, तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी भी बोला करते थे और काफी सारे ऐसे भी लोग थे जो दूसरी भाषाओं को बोलते थे, लेकिन वो न तो हिंदी समझ पाते थे न गुजराती समझ पाते थे, लेकिन वो अंग्रेजी
अंग्रेजी जरूर पढ़ लेते थे, तो अंग्रेजी में इस कारण से प्रकाशित किया जाता था। अब बात करते हैं तमिल की। तमिल में प्रकाशित होने के पीछे रीजन ये है कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारत के अधिकतर लोग थे ना, उनमें तमिल लोगों की संख्या ज्यादा थी। मतलब दक्षिण अफ्रीका में तमिल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसी कारण से इस समाचार पत्र को तमिल भाषा में भी प्रकाशित किया जाता था। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 अर्थात ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलची प्रथा का संबंध किससे है? एलची प्रथा, एलची प्रथा क्या है? तो भाई एलची प्रथा के अंतर्गत ना जो सैनिक हैं उनके पद को वंशानुगत कर दिया गया। नहीं तो क्या होता है, सैनिकों का पद अगर हम आज की बात करें तो योग्यता पर आधारित होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसके बेटे को नौकरी दे दिया जाए। हाँ, अनुकंपा वगैरह दिया जाता है वो योग्यता के आधार पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चों को जो है सैनिक बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो एलची प्रथा वही था कि वंशानुगत कर दिया गया सैनिक के पद को, और जितने भी सैनिक होते थे, सैन्य अधिकारी होते थे, उनके पद को वंशानुगत या फिर पैतृक संपत्ति बना दिया गया। मतलब पिता के बाद पुत्र को जो है वह पद प्राप्त हो जाएगा। और यह संबंधित है फिरोज शाह तुगलक के काल से, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने एलची प्रथा की शुरुआत की, मतलब कि सेना के पद को वंशानुगत कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये राष्ट्रीय है, तो भाई 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आप लोग जो है जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा वी राघवाचारी, वी राघवाचारी। तो वी राघवाचारी ने जो है 1920 में, जो कि दिसंबर 1920 में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, जिनमें से एक था सामान्य अधिवेशन जो कि हर साल होता था दिसंबर में, तो ये वही था राष्ट्रीय अधिवेशन। इसके अलावा एक और अधिवेशन हुआ था जिसको विशेष अधिवेशन कहा गया, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने। और यह विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अगर आपसे 1920 के विशेष अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो सामान्य अधिवेशन है, वो दिसंबर 1920 में नागपुर में वी राघवाचारी के अध्यक्षता में। ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो भाई इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1905 में। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि चित्रकार थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी इससे संबंधित थे। तो इनके द्वारा जो है यह एक प्रकार से एक संस्था स्थापित किया गया जो कि चित्रकला या फिर दूसरी तरह के कलाओं के लिए कार्य करता था। और इस संस्था के द्वारा जो कलाकार हैं या फिर जो कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वगैरह, तो उनको जो है स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता था। तो इस संस्था द्वारा जो सबसे पहला स्कॉलरशिप है वो दिया गया था नंदलाल बोस को, नंदलाल बोस को, हाँ सरनेम बोस था जहां तक, नंदलाल, तो उनको दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।